गरीब बहू को मिला खानदानी महल जैसा घर। चलो, टिफिन भी बन गया। मेघा ने मुझे बोला था कि उसे आज टिफिन में आलू के पकौड़े चाहिए। जल्दी से उसके आलू के पकौड़े भी बना देती हूँ। हिमानी, हिमानी कहाँ हो? 1 मिनट जरा यहाँ तो आना। जी आ रही हूँ। बोलिए। हिमानी, मेरी घड़ी कहाँ है? ये लीजिए। आप भी ना, कोई चीज नहीं मिलती है आपको भी। हिमानी, हिमानी कहाँ है? जी माँ जी आ रही हूँ। राम जी मैं चलती हूँ। हाँ माँ जी, मुझे अपनी खाली पेट की दवाई खाने की वजह से बुला रही होंगी। हिमानी भागते दौड़ते शीला के भी पास गई और उसे दवाई दे दी। हिमानी, जब से तो बहू बनकर आई है एक ही पांव पर सारा घर संभाले रहती है। अब तो मेरी दवा को भी नागा नहीं होता है। माँ जी, यही तो मेरा फर्ज है। अरे बहू, हिमानी बहू कहाँ है बहू? अरे मेरा तेल गरम करके ले आ बच्ची। हाँ आ रही हूँ बाबा। हिमानी शीला को दवाई देते ही अपने ससुर मनमोहन के पास तेल गरम करके ले गई और उसकी टांगों की मालिश करने लगी। इतने में सभी अपने अपने कामों पर निकल गए और जब मनमोहन की आंख सी लग गई तब हिमानी बोली, 9 बज गए, अब जल्दी से सफाई कर देती हूँ। उसके बाद माँ जी के सर में तेल लगाकर खाना बना दूंगी। हिमानी मालिश के तुरंत बाद सफाई करने को खड़ी हो गई और लगभग 1 घंटे में उसने सारी सफाई भी खत्म कर दी। हिमानी शीला की बहू थी। शीला की हिमानी से अलग भी एक बड़ी बहू थी जिसका नाम था गौरी। लेकिन गौरी जरा भी जिम्मेदार नहीं थी। हिमानी गरीब घर से आई थी तो गौरी अमीर। आज भी जहां हिमानी अकेले ही लगी पड़ी थी, वहीं गौरी आराम से घोड़े बेच कर सो रही थी। 10 बजे गौरी नीचे उठकर आई। उठ गई तू? दिल कर गया तेरा उठने का? क्या है, क्या दिक्कत है माँ जी आपकी? बहू, तू अब कोई कुंवारी लड़की नहीं रही है जो जब जैसे तेरे दिल करे वैसे करेगी। हिमानी को देख, सारा दिन लगी रहती है और तू नींद भी भरकर दोपहर में उठती है। तो क्या करूं, नाचूं? देखिए माँ जी, जल्दी उठते हैं अनपढ़ गंवार लोग, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। और वैसे भी ये तो गरीब घर से है, तो ये तो नौकरानियों वाले काम जानती ही है, लेकिन मुझसे ऐसे कामों में गधों की तरह लगना नहीं आता। गौरी ऐसे ही शीला से जुबान चलाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। कुछ देर के बाद हिमानी बोली, माँ जी, आज दोपहर में क्या बनेगा आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। आलू पूरी बनेगी। लेकिन हिमानी, आज तू खाना नहीं बनाएगी। तो कौन बनाएगा माँ जी? ये कामचोर गौरी बनाएगी। तू ही सारा सारा दिन कामों में लगी रहती है और ये बड़ी होने के बावजूद भी कुछ नहीं करती है। आज का खाना गौरी ही बनाएगी। शीला की बात सुनकर गौरी का मुंह बन गया और वो बोली, साफ साफ कहिए ना, आपको मुझे ही तंग करना है। मैं क्या खाना बनाना जानती नहीं हूँ? मैं बना दूंगी। गौरी ऐसे बोलकर खाना बनाने को चली गई। उसने गैस पर आलू की सब्जी बनने के लिए रख दी, लेकिन फिर वो किसी काम से अपने कमरे में आ गई और सब्जी को गैस पर ही रखकर भूल गई। हाँ यार, मैं भी आज आलू पूरी बना। आलू पूरी? आलू? अरे नहीं। गौरी को जैसे याद आया कि उसने सब्जी को गैस पर छोड़ा हुआ है तो वो तेजी से भागी और अरे नहीं, क्या हुआ? कर दिया सारी सब्जी का सत्यानाश। मुझे काफी देर से जलने की बू तो आ रही थी, लेकिन मैं उसको बस नजरअंदाज किए जा रही थी। वैसे गौरी, इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं है। हाँ बस कीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। आप तो छोटी छोटी गलतियों पर ऐसे सुनाती हो जैसे कि न जाने क्या हो गया हो। गौरी ऐसे ही शीला को अपनी जहालत दिखाई हुई चली गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन शीला मनमोहन से कुछ जरूरी बात कर रही थी। देखिए जी, मुझे तो मेरे बाद अब हिमानी ही उसकी हकदार लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि ये सब बस अब मैं उसी के हवाले कर दूं। मुझे भी यही लगता है। क्या लगता है? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? सही टाइम पर आई गौरी, हिमानी को भी लिया। आज मैं ये भी काम कर ही देती हूँ। गौरी को भी जानना था, इसलिए वो हिमानी को भी शीला के पास ले गई और फिर शीला ने हिमानी के हाथ में बड़ी सी चाबी दे दी, जिसका आकार नॉर्मल चाबी के आगे बहुत ज्यादा बड़ा था। ये क्या है माँ जी? ये है हमारे खानदानी महल जैसे घर की चाबी, जो आज से मैं तुझे सौंपती हूँ। खानदानी महल जैसा घर? मैं समझाती हूँ बहू, हम हमेशा से शहरी फ्लैट में नहीं रहते हैं
और ना ही हम लोग शहरी हैं। हम गांव के लोग हैं और वहाँ की जमीन पर हमारा असली घर है। तुझे पता है उस घर में 10-10 पीढ़ियां रह चुकी हैं। हम लोग वहां से आ गए क्योंकि हम शहर में काम करते थे और उसी घर की चाबी मैंने तुझे सौंपी है और कल ही हम लोग अपने खानदानी महल जैसे घर में जा रहे हैं। इस चाबी को संभाल कर रखना बहू। हिमानी के हाथों में महल जैसे घर की चाबी आ गई, जिससे गौरी चिढ़ गई और मन ही मन में सोचने लगी, महल जैसा घर? माँ जी ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं और ना मुझे कभी कोई चाबी ही सौंपी। ये गरीब बहू माँ जी के कुछ ज्यादा ही खास नहीं होती जा रही है। गौरी मन ही मन में बहुत ज्यादा चढ़ रही थी। इस तरह से आज का दिन भी खत्म हुआ और अगली सुबह ही सभी महल जैसे घर में जाने के लिए निकल गए। कुछ दूरी पर ही गांव था, जहां से कुछ ही देर में वो अपने महल जैसे घर पर भी पहुंच गए। और वाह माँ, कितना बड़ा रजवाड़ों जैसा घर है हमारा। वो तो है, पता है पुराने दौर के तो सभी लोग इसे महल ही बोलते थे। अब ये लोहे का दरवाजा खोलो, अंदर जाने के बाद तो तुम्हें इसका बड़ा गार्डन और बीच में खड़ा हुआ घर और भी अच्छा लगेगा। शीला के बोलने पर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर गार्डन में पेड़ पौधे थे और गार्डन बहुत बड़ा था। कुछ देर आगे चलने के बाद उनका महल जैसा घर आया, जिसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ था। हिमानी ने उसे अपनी बड़ी चाबी से खोला और उसके बाद सभी अंदर गए। माँ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। पर्दे खोल दूं? कुदरती उजाला ही इस घर की शान है। शीला के बोलने पर सभी ने पर्दे हटाए और पर्दों को हटाते ही वो लोग हैरान हो गए। पूरे घर में पुराना सामान था। पुराने जमाने का फर्नीचर, शोपीस और हर चीज बहुत सुंदर लग रही थी। माँ, आप हमें यहाँ पर आज से पहले क्यों नहीं लेकर आई? ये जगह तो बहुत अच्छी है और सुंदर है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल किसी किले की राजकुमारी जैसा महसूस हो रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतने वक्त से हम यहाँ क्यों नहीं आए थे। अब से हर छुट्टियों में हम यहाँ पर आया करेंगे। जानते हो बच्चों, इसमें हमारी 10 पीढ़ियों ने समय काटा है। जब मेरी सासू माँ यहाँ रहती थी ना, तब हम उनके साथ 10 बहुएं थीं और जानती हो, उन्होंने मुझे इस महल का हकदार समझा था और आज से मैंने ये घर हिमानी को सौंप दिया। गौरी बहू, तू कैसे इतनी चुप है? तू भी तो कुछ बोल। मेरी कोई इज्जत हो तो बोलूं। गौरी ऐसे बोलकर वहां से चली गई, लेकिन वो अभी भी चिढ़ी हुई ही थी। इतना अच्छा घर माँ जी ने हिमानी को दे दिया और मैं हाथ मलते रह गई। बस बहुत हो गया। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि ये घर मुझे मिल जाए। गौरी ठान चुकी थी। कुछ देर बाद ही रात हो गई और सारा घर दीपक से रोशन हो गया। ऐसे में गौरी ने हिमानी को डराने का प्लान बनाया और जहां हिमानी बैठी थी उस जगह उसने अंधेरा करके हिमानी को डराना शुरू कर दिया। क्यों आई है यहाँ? ये मेरी जगह है। मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अभी गौरी हिमानी को डरा ही रही थी, जो हिमानी ने अपनी साड़ी से माचिस निकालकर दीपक जला दिया और इससे गौरी का चेहरा दिख गया। भाभी तुमने मुझे देख लिया हिमानी? मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही डरा रही थी। गौरी ऐसे ही बात बनाते हुए चली गई क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। ऐसे ही अगले दिन उसने एक और चाल चली और हवेली का एक महंगा और पुराना कीमती फूलदान तोड़ दिया। हे भगवान, ये फूलदान कैसे टूट गया? क्या टूट गया? ये भगवान, ये तो इस हवेली का सबसे पुराना फूलदान था। कोई बात नहीं है माँ, ये जरूर हिमानी की लापरवाही होगी, लेकिन मैं इसकी जगह दूसरा फूलदान रख दूंगी। नहीं नहीं भाभी, इस हवेली में बाहर की चीज नहीं आएगी। ये हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, ये ऐसे नहीं बदलेंगी। मैं इसे ग्लू से जोड़ दूंगी। बहुत अच्छे हिमानी बहू, बहुत अच्छे। गौरी, मैं जानती हूँ कि ये फ्लावर पॉट तूने ही तोड़ा है, लेकिन देख, यही वजह है जो तुझे ये हवेली ना मिलकर हिमानी को मिली, क्योंकि ये चीजों की कद्र समझती है लेकिन तू नहीं। अगर तू भी हर चीज की ऐसे ही कद्र करती तो आज इसकी जगह तेरे हाथों में इसकी चाबी होती। शीला की बात को सुनकर गौरी की नजरें झुक गईं। अब वो समझ गई थी कि कुछ भी करके अब उसे वो घर नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने हार मान ली। बस फिर क्या था, 2-4 दिन के बाद वो वापस फ्लैट पर पहुंच गई। अब जब भी छुट्टियां होती तो वो अपने महल जैसे घर में जाकर उन्हें मनाते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। आज शांति के दूसरे बेटे की भी शादी हो गई थी, क्योंकि उसकी दूसरी बहू अमीर घर से थी और काफी दहेज लेकर आई थी। इसलिए बड़े ही प्यार से शांति अपनी अमीर बहू यानी पूजा का गृह प्रवेश करवाती है और साथ में उसे सोने के कड़े भी देती है। मेरी चांद सी बहू के लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ये तो बहुत ही प्यारा है माँ जी, पर यहाँ कितनी गर्मी है। इस घर में एक एसी नहीं है क्या? घर में आते ही पूजा गर्मी की वजह से पसीने में डूब जाती है, तो वहीं आरती अपना गृह प्रवेश का दिन याद करती है। शांति, बहू का गृह प्रवेश करवा दिया तो उसे उसका गिफ्ट भी दे दो।
मेरी गरीब बहू मेरे लिए क्या लेकर आई है मायके से जो मैं उसे गिफ्ट दूं। पर आप कह रहे हैं इसलिए ये चुटकियां दे रही हूं। चुटकियां देने के बाद शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी काजल आरती से कहती है, भाभी छोटी भाभी को उनके कमरे तक ले चलते हैं, यहाँ सच में बहुत गर्मी लग रही है। काजल और आरती पूजा को उसके कमरे तक ले जाती हैं, जहां आरती पूजा से कहती है, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, अच्छे से तैयार हो जाना। और भाभी आपको पता है 2 महीने बाद 25 तारीख को ही माँ पापा की 25वीं सालगिरह आ रही है और बड़ी भाभी ने तो कुछ सोचा भी है। आप भी हमारे साथ मिलकर माँ पापा की 25वीं सालगिरह की प्लानिंग करना। इतना बोलकर पूजा और आरती वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन पूजा की मुंह दिखाई होती है, जहां घर आए सभी मेहमान कुछ न कुछ बहू को देकर जाते हैं। तो वहीं शांति अपनी प्यारी बहू के लिए एक एसी मंगवाती है। भैया ये एसी मेरी छोटी बहू के कमरे में लगा दो, मेरी अमीर बहू से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बहू ये है मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट। क्या बात है भाभी, छोटी बहू की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी बहू की मुंह दिखाई में तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया था। उस औरत के इतना कहते ही आरती को अपनी मुंह दिखाई याद आती है, जिसमें शांति ने सिर्फ अपनी बहू के हाथ में 500 रुपए का लिफाफा दिया था। भाभी तुम्हारे घर में तुम्हारी पहली बहू आई है और तुम हो कि अपनी बहू को सिर्फ 500 रुपए का लिफाफा दे रही हो। दीदी इंसान की जितनी हैसियत होती है उनको उतना ही दिया जाता है। तो क्या हुआ बुआ जी, तब मैं और अब में फर्क भी तो है। चलिए मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस तरह मुंह दिखाई की रस्म पूरी की जाती है और अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है और आरती कमरे में बैठकर कुछ सिलाई कर रही होती है। तभी वहां ताने देती हुई शांति आती है। बस हर वक्त सिलाई करना और मेरे बेटे की कमाई लेना आता है, ये नहीं कि घर में देवरानी आई है उसकी थोड़ी मदद करवा दे। अपनी सास की बातें सुनकर आरती उदास रसोई में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी देवरानी अकेले खाना बना रही है। पूजा आज तुम्हारी पहली रसोई है, मुझे बुला लेती। गई थी मैं आपको बुलाने, पर मैंने देखा आप सिलाई कर रही हैं इसलिए आपको परेशान नहीं किया। उफ ये गर्मी। हाँ वो 2 महीने बाद माँ जी की 25वीं शादी की सालगिरह आ रही है, तो बस उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आरती सालगिरह के बारे में पूजा से बात करना चाहती थी, पर पूजा कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। इस वजह से आरती भी उससे कुछ नहीं कहती। कुछ देर में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और एक बार फिर शांति अपनी छोटी बहू को हीरों का हार देती है। माँ जी ये हार बहुत प्यारा है, पर मैं क्या कह रही थी कि हमारे घर का तो जो फ्रिज है वो काफी छोटा है, अगर इस गर्मी के लिए बड़ा फ्रिज आ जाता तो अच्छा रहता। हाँ बहू क्यों नहीं, तूने कह दिया है ना, अब आ जाएगा। जहां पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो वहीं हीरो का हार देखकर बेचारी आरती को अपनी पहली रसोई याद आती है। भाभी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लगता है आज तो माँ खुश होकर आपको बहुत अच्छा तोहफा देंगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि इस गरीब के ऊपर लुटाती रहूं। अरे मुंह दिखाई में गृह प्रवेश में दिया तो गिफ्ट, अब क्या पूरी तिजोरी उसके नाम कर दूं। कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम्हारी बातें मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया। एक बार फिर अपनी पहली रसोई याद करती हुई उदास हो जाती है और कमरे में चली जाती है आरती, जहां सूरज उसे 1000 रुपए देते हुए कहता है, ये लो आज 1000 रुपए कर लो माँ की एनिवर्सरी के लिए पैसे जमा। अच्छा सुनो ना, आते हुए रात को कुछ मोती सितारे डोरी भी लेकर आ जाना, और हाँ कुछ चॉकलेट क्रीम बेकिंग सोडा और ब्रेड भी ले लेना। हाँ मेरी माँ, मैं जानता हूँ तुम घर में ही माँ के लिए केक और उनकी पसंद की मिठाई बना रही हो, घर की डेकोरेशन खुद करना चाहती हो, और ये ड्रेस भी पिछले 2 महीने से तुम माँ के लिए ही बना रही हो। अब लिस्ट भेज देना, ला दूंगा सारा सामान। इतना बोलकर सूरज वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल, आरती, पूजा के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं तो आरती काजल और पूजा से कहती है, माँ जी को स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि हम व्हाइट और स्काई ब्लू के बैलून से घर सजाएं और दीवार पर माँ जी पापा जी की शादी से लेकर अब तक की फोटो और लाइट लगाएं। हाँ भाभी और माँ को ना चॉकलेट केक पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि उनके जन्मदिन के लिए हम 3 लेयर वाले केक बनाएं। पापा तो सिंपल है, उन्हें सब कुछ पसंद आता है। मुश्किल है माँ को खुश करना, अगर वो खुश होंगी तो पापा तो हो ही जाएंगे। आप क्या कहती हो पूजा भाभी? जैसा आप सबको ठीक लगे। वैसे दीदी आपके कमरे में काफी गर्मी लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
एक बार फिर पूजा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और गर्मी का बहाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां बिना गर्मी और पसीने की परवाह करे दिन रात एक करके आरती अपनी सास के लिए उसकी पसंद की एक शिफॉन की साड़ी लाती है और अपने हाथों से उस पर कढ़ाई करती है, उसके बॉर्डर पर लेस लगाती है और ब्लाउज भी अपनी सास की पसंद के मुताबिक बनाती है। पूजा, ये देखो, मैंने माँ जी के लिए उनकी पसंद की साड़ी बनाई है। माँ जी का हमेशा से सपना था कि वो अपनी 25वीं सालगिरह पर शिफॉन की साड़ी पहने जिस पर इतना वर्क हो। दीदी, इस उम्र में माँ जी के लिए इतनी हैवी साड़ी ठीक नहीं रहेगी। खैर, आपने बनाई है तो कुछ सोच कर ही बनाई होगी। वैसे भी मार्केट जा रही थी माँ जी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। हाँ पूजा, क्यों नहीं, तुम्हारा गिफ्ट माँ जी को बहुत पसंद आएगा। इस तरह पूजा मार्केट जाकर एक बनारसी साड़ी लेकर आती है। समय यूं ही बीतता है और एनिवर्सरी से एक शाम पहले। पूजा, कल माँ जी की एनिवर्सरी है। आज रात के 12 बजे ही हमें माँ जी को सरप्राइज देना है। इसके लिए पूरा घर सजाना होगा और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। माफ करना, इतनी गर्मी में सारी रात इन सब के चक्कर में अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। मुझसे नहीं हो पाएगा और आप सब है ना सजाने के लिए घर। मैं चलती हूँ, नींद आ रही है। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है और कमरे में एसी चलाकर सो जाती है। तो वहीं दिवाकर, सूरज, आरती, काजल गर्मी से परेशान, पसीने से लथपथ अपने हाथों से पूरा घर सजाते हैं और रात के 12 बजे अपनी माँ के कमरे का दरवाजा पीटते हैं। अजी, क्या हो गया हमारे बच्चों को? इतनी रात को क्यों दरवाजा पीट रहे हैं? अरे वो तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा। जैसे ही शांति दरवाजा खोलती है, शांति के दोनों बेटे अपने माँ पापा के ऊपर फूल गिराते हैं और आरती अपने हाथों में केक लेकर आती है और सब एक साथ मिलकर विनोद और शांति को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी माँ और पापा। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी माँ और पापा। देख रही हो शांति, हमारे बच्चों ने हमारी 25वीं एनिवर्सरी कितने अच्छे से शुरू की है। ये तो बस शुरुआत है पापा जी। और माँ जी, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। आप पहले हॉल में चलकर केक काट दीजिए। इस तरह आरती सभी को हॉल में ले जाती है, जहां शांति अपने पति के साथ केक कट करती है और सभी बच्चे अपनी माँ को कोई ना कोई तोहफा देते हैं। पर अब भी शांति की नजर अपनी छोटी बहू पर होती है। मेरी छोटी बहू कहाँ रह गई? हो ना हो बेचारी अकेली इतनी गर्मी में मेरे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही होगी। कोई बात नहीं, कल तो मुझे पता ही चल जाना है। माँ, जानती हो, ये सब कुछ आपकी बड़ी बहू का प्लान था और कल आपकी 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर हमने एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। अच्छा, ठीक ही है ये सब। शांति सरप्राइज देखकर काफी खुश होती है और खुलकर तारीफ नहीं करती। अगले दिन सुबह से शाम हो जाती है। घर में एक छोटी सी पार्टी होती है। पूरा घर लाइट, गुब्बारे और रिबन से सजा था। कुछ ही देर में एक एक करके घर में मेहमान आने लगते हैं और शांति आरती की डीप ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहनकर आती है। बहुत अच्छी लग रही हो भाभी इस साड़ी में। अब चलो जल्दी से केक कट करो, हम सबको बहुत भूख लगी है। सही कहा बहन तुमने, और हमारा घर भी दूर है। माँ जी, मेरी तरफ से आपके लिए बनारसी साड़ी। सिर्फ बनारसी साड़ी? पूजा अपनी सास को बनारसी साड़ी देती है। ये देख शांति को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। कुछ ही देर में शांति और विनोद अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी का केक कट करते हैं। उसके बाद सभी घर आए मेहमान आरती के हाथों का बनाया खाना खाते हैं और उसकी काफी तारीफ करते हैं। शांति, तुम्हारे बच्चे बता रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी बड़ी बहू ने किया है, और तुमने जो इतनी सुंदर साड़ी पहनी है ये भी बहू ने खुद अपने हाथों से तैयार किया, और खाना भी बहू ने लाजवाब बनाया है। और तुम्हारा केक तो क्या ही बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है कि बहू को ऑर्डर दे दूं केक का। जो भी कहो, तुम्हारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। बड़ी बहू ने तो साबित कर दिया, इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, बस उसे अपने घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल होना चाहिए। अपनी बहू का सरप्राइज और लोगों की तारीफ सुनकर शांति की भी सोच बदल जाती है और अगले दिन शांति अपनी बड़ी बहू को पहली बार अपनी पुश्तैनी रानी हार देते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी सोच बदल दी। मुझे लगा था मेरी छोटी बहू काफी अमीर है तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा सरप्राइज प्लान करेगी, पर मैं गलत निकली। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपकी 25वीं सालगिरह इतनी खास है। बहू दुखी मत हो, तूने तो मेरी सोच बदल दी। ना माफ करना बड़ी बहू, मैं तुझे हमेशा ताने देती रही। नहीं माँ जी, माफी मत मांगिए, और आपने मुझे दिल से अपना लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है।